नमस्कार। आप सभी का बैकबेंचर्स के 5वें अध्याय में स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय आपको मेरी सुनाई हुई कहानी के बाद हो सकता है अपने आप समझ में आ जाए। बैकबेंचर्स के पास कुछ हो ना हो, एक चीज जरूर होती है कि उनके पास कहानियों का अंबार होता है, क्योंकि अपने उनके अनुभव होते हैं जो किताबों की दुनिया से कहीं बाहर के होते हैं, दूर के होते हैं, जो सच्चाई की दुनिया के साथ होते हैं। वो दुनिया जिसे बैकबेंचर अपने आसपास गढ़ता है, बुनता है। बात सन 1980 की है। हम लोग कक्षा 8 में पढ़ा करते थे, कालागढ़ के रामगंगा परियोजना इंटर कॉलेज में। और यथावत हम जैसे पीछे बैठते थे, मैं, संजीव कौशिक, खुर्शीद, उसके बाद जुनैद, उसके बाद दूसरे कई सारे बच्चे ऐसे ही हमारे साथ, अवनीश राजपूत, रजनीश राजपूत, ये सब हम पीछे बैठा करते थे। कुछ लोग थे जो बीच में बैठते थे और बाकी एक पूरी एक दीर्घा थी जो आगे ऐसे बच्चों की थी जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल, अध्यापकों की आंखों के तारे। खैर, हमारे समय में अध्यापक ऐसे थे कि हम भी उनकी आंखों के तारे ही थे, कोई ऐसी बात नहीं। बड़े प्यारे अध्यापक थे, बहुत अच्छे अध्यापक थे। लेकिन होता है ना कि वो सबसे पहले जब भी अध्यापक कुछ पूछता है तो सबसे पहले उसकी नज़र आगे पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि हम लोग इस बात से कभी भी ईर्ष्यालु नहीं हुए, हमें ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि अच्छा है यही लोग बोलने, ताकि हमारा नंबर आते आते तक पीरियड खत्म और हम सब बाहर बच जाएंगे। ये एक दिमाग में, आप इसे चालाकी कह सकते हैं, पर थी। आगे बैठने वाले में विकास गुप्ता, सौरभ वार्ष्णेय, शुभ्रा वार्ष्णेय, मनीषा भटनागर, संजय शर्मा, अभिषेक सिंघल, हिमांशु घिल्डियाल, ये सब बच्चे आगे बैठने वालों के फेहरिस्त में थे। होता यही था कि जब भी मास्टर जी कुछ पूछते थे, इन लोगों का हाथ खड़ा हो जाता था ऊपर कि सर हम बताएं। हम लोग अपना चुपचाप पीछे मुंह छुपाए बैठे रहते थे कि ठीक है, अच्छा है, ना देखें तो ही अच्छा। खैर, एक दिन हुआ यूं कि हमें जो हमारे कला के अध्यापक थे वो थे श्री रघुवीर शरण मास्टर जी। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत बच्चों को बड़ा प्यार करते थे, लेकिन काम के प्रति उनकी बड़ी अजीब सी निष्ठा थी कि वो सब कुछ करते थे, बड़ा हमसे हंसते थे, बोलते थे, सब कुछ करते थे, बड़े स्नेह से बात करते थे, लेकिन अगर काम में कोताही हुई तो वो छोड़ते भी नहीं थे। उनके पास एक छोटा सा डंडा था जिसे हम बच्चे जो थे पेनिसिलिन का इंजेक्शन कहते थे, और ये नाम उन्हीं का दिया हुआ था मास्टर जी का। वो कहते थे ये इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन ले लो, बस 2 इंजेक्शन लेते ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आप काम करने लगेंगे। बड़ा डर लगता था उन 2 डंडों से। तो खैर, चूंकि मैं थोड़ी बहुत कला में मेरा हाथ अच्छा था, वही 1-2 विषय थे जिनमें ठीक ठाक काम हो जाता था, तो हमेशा ये लगता था। मास्टर जी बड़ा प्यार करते थे, तो इसलिए हमेशा, मतलब आप ये समझे कि डर नहीं लगता था, पर शर्म आती थी। कई बार ये कि अगर काम नहीं करके ले गए तो ये तो तय था कि मास्टर जी के वो 2 पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगेंगे ज़रूर। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मास्टर जी का जो पीरियड था वो शायद 7वां पीरियड उनका था, और इंटरवल से पहले अचानक मुझे समझ में आया कि उस दिन मैं अपनी कला की जो पुस्तिका है वो लाया ही नहीं हूं। खैर, मैं आगे देख रहा था, आगे अचानक मेरी नज़र पड़ी कि सबसे बिल्कुल सामने वाली सीट में हमारे प्रधानाचार्य थे श्री विनोद कुमार गुप्त जी। उनका जो छोटा वाला बेटा, बड़े वाले भाई साहब जो थे वो विशाल भाई साहब, वो हमारे काफ़ी सीनियर थे, और छोटा वाले जो थे वो विकास हमारे साथ पढ़ता था। तो मैंने देखा कि विकास ने अटैची खोली। उस समय में बच्चे जो थे एक एल्यूमिनियम की एक बड़े सुंदर सा एक सूटकेस लेके चला करते थे। सूटकेस क्या, एक छोटा सा हुआ करता था, और वो सूटकेस नुमा 2, उसमें लॉक होते थे, उसको खोली, उसके अंदर किताबें बड़ा सजा के रखते थे। तो बच्चे वैसे भी लाते थे, हम लोग अपना थैले में ले जाने वाले लोग। तो और ले भी जानी कितनी थी, आधी तो कॉपियां होती ही नहीं थी, तो इसलिए खाली खाली रहता था। मैंने देखा कि उसने अपनी किताबें निकाली और 6ठे और 7वें जो उसके पीरियड थे उसकी कॉपियां संभाल के रख ली।
मुझे अब समझ में आया, मैंने कहा कि यार ये क्यों नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं हर बार, ये नहीं भूलते, ये लोग अपना पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ। दिमाग में खुराफात आई और जैसे इंटरवल हुआ मैं तुरंत गया और मैंने जाके कहा विकास तुझे ना सौरभ बुला रहा है बाहर, बहुत ज़रूरी काम है, जरा जल्दी जा। विकास जैसे ही बाहर गया, मैंने फटाक से उसका डेस्क खोली। उस समय डेस्क ऐसे आते थे फोल्डिंग वाले, वो खुल जाते थे, उसके अंदर बस्ता वगैरह रखा जाता था। तो मैंने वो खोला और उसके अटैची खोली और जितनी जल्दी हो सकता था मैंने वो ड्राइंग बुक उसके उसमें से निकाली, बंद किया और मैं वहाँ से फरार। मैं सीधे पीछे गया और पीछे जाके, चूंकि कालागढ़ के आसपास हमारे विद्यालय के पीछे जंगल था, तो वहाँ गया और वहाँ जाकर मैंने वो किताब फाड़ी फूड़ी और फेंक दी। आ गए क्लास में आके इंटरवल खत्म हुआ, हम खेलने चले गए, अपना खेले, गिल्ली डंडा खेले, कंचे खेले, घूमे फिरे, अपना आके बैठ गए। बैठने के बाद बार बार दिमाग में था अब क्या होगा देखेंगे, बड़ा मजा तब। तो 7वां पीरियड आया, मास्टर जी आए और वो बेचारा छठे पीरियड में भी वो ढूंढे जाए कि वो कुछ ढूंढ रहा है अपने उसमें, बार बार बड़ा व्याकुल सा, बड़ा अंदर से वो। अच्छा, मुझे मजा तो आ रहा था लेकिन डर भी था अंदर एक, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को पकड़े जाएंगे, प्रिंसिपल साहब का बेटा है, हो सकता है कल को पकड़े जाए। लेकिन फिर भी दबंगई पूरी, ढीठ पना पूरा। तो हुआ यही कि वो 7वां पीरियड आया, मास्टर जी ने कहा, और मास्टर जी बख्शते किसी को। उस समय ये था कि ये नहीं था कि ये प्रिंसिपल का बेटा है तो इसको छोड़ दिया जाए और ये चपरासी का बेटा है इसको मार दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अध्यापकों के अंदर एक जो नैतिकता थी वो दिखाई देती थी। तो खैर मास्टर जी ने कहा, और मास्टर जी ने इंजेक्शन तो उनके भी लगे, हमारे तो लगने ही लगने थे खैर। और हम तो वैसे भी बेशर्म, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोजाना का धंधा था, सुबह से लेकर शाम तक, हाथ वाथ सब मजबूत हो गए थे। और उस बेचारे को मार पड़ी और मैं मार पड़ गई, सब हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो रो रहा है और बार बार वो अपने हाथों को सहलाता है। नर्म नाजुक सा बच्चा, वो हमारी तरह कोई धूल मिट्टी में या सड़क पे तो खेलता नहीं था, ना उसने टायर चलाना, ना उसने गिल्ली डंडा खेलना, ना उसने पेड़ पे चढ़ना, ना उसे दोस्तों के साथ गेंद तड़ी कर खेलनी है। वो बेचारा पढ़ाई लिखाई वाला सुशील सा बच्चा। तो मुझे अंदर से ना कहीं एक दुख का एहसास हुआ कि क्यों, क्या मैंने ठीक किया। मैं चुपचाप उसके बाद 8वें पीरियड के बाद छुट्टी हो गई, हम घर चले आए। घर आने के बाद मैं चुपचाप घर आया, मैंने किसी तरह खाना वाना खाया, नहाया धोए, खाना वाना खाया। खाना वाना खा के मैं अपना अम्मा ने कहा कि चलो 2-3 घंटा सो जाओ। गर्मियों के दिन थे, मैं अपना आ गया। गर्मियों के दिन थे या सर्दियों के दिन मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं जब दोपहर को मैं इधर उधर करने लगा, अचानक अम्मा थोड़ी देर बाद आई, बोले क्या हुआ, सो नहीं रहे हो? मैंने कहा यूं ही नींद नहीं आ रही है। अब माँ तो माँ होती है, चेहरा देख के समझ गई। बोले क्या हुआ, बात क्या है? अब हमारे घर में झूठ बोलने की सख्त मनाही थी। तो खैर मैंने अम्मा को सारी बात बताई, अम्मा यूं ऐसे ऐसे हुआ। तो अम्मा ने कहा कि दुख हो रहा है? मैंने कहा शर्म आ रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है? तुम जो उसकी कॉपी लेके तुम गए और तुमने उसे फाड़ के फेंक दिया, तुम्हें पता था क्या होने वाला है उसके बाद? मैंने कहा हाँ। बोले अगर तुमने जानबूझकर यह किया है तो यह अपराध है, फिर यह गलती नहीं है। दुख तो था ही मन में, तो मैं बड़ी जोर से फूट फूट के रो पड़ा अम्मा के सामने। मैंने कहा अम्मा गलती हो गई। बोले गलती तो नहीं है ये, गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुम नहीं, अगर अनजाने में हो जाता तो ये गलती मानते। तुमने सब कुछ किया, जानते बूझते किया कि इसका परिणाम क्या होगा, तुम ये भी जानते थे, उसके बावजूद तुमने ये किया। मैंने कहा अम्मा दुख इस बात का है कि आज उसका जन्मदिन है और आज ये ऐसा हो गया। बोले ठीक है, शाम को उसके घर जाओ और माफी मांग के आओ। मैंने कहा घर कहां से जाएं, बुलाया थोड़े ही हमें, उनके अपने दोस्त हैं, अपनी मित्र मंडली है, वो सारे के सारे फ्रंट बेंचर, वो सब एक साथ रहते हैं, मैं कैसे चला जाऊं? तो बोली जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम क्या उसने तुम्हें किताब चुराने के लिए बुलावा दे भेजा था? नहीं भेजा था। जब तुम किताब चुरा सकते हो बिना कहे हुए, तो तुम घर भी जा सकते हो। तो खैर अम्मा ने एक, उनके पास उस जमाने में एक पेन आता था, वो कैप्टन ब्रांड का, तो अम्मा ने वो पेन जो था रैप किया और रैप करके मुझे
दे दिया, बोले जाओ। मैं गया शाम को, घर जाके देखा सभी बच्चे आए हुए हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, और सामने उनका घर था। हम सामने वाले गेट से अंदर आया मैं, और पीछे वाले गेट से आंगन था पीछे, तो पीछे वाले गेट से मैं अंदर घुसा, तो वहीं खुला हुआ था। जाके देखा सभी बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ पे, और भी लोग आ जा रहे थे, तो मुझे पता था कि पीछे से ही जा रहे हैं सब। मैं गया वहाँ पर, तो अचानक जो हमारे गुरुजी थे, प्रिंसिपल साहब विनोद कुमार गुप्त जी, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। बोले, अरे वहाँ क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। आंटी थी विकास की मम्मी, आंटी आई, तुरंत मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई। अंदर ले जाके बड़े, उस समय कोई इस तरह का वो नहीं था कि कौन किस स्तर का है, कौन क्या है क्या नहीं है, सब अपने थे। तो मुझे ले गई, और मेरे मुंह से बोलना फूटे, इतनी शर्म, इतनी अंदर लज्जा, एक ग्लानि अंदर से। तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने खैर उसको जन्मदिन की शुभकामना दी, पेन पकड़ाया, उसके बाद उसने केक वेक काटा, और उसने सबको केक दिया, मुझे भी एक प्लेट में केक दिया। मेरे से नहीं खाया गया, मैंने चुपचाप केक चुपचाप पीछे रखा, और उस भीड़ में सभी लोग अपना मस्त थे, अपना हल्ला गुल्ला कर रहे थे बच्चे, और मैं चुपचाप वहाँ से निकला और घर आ गया, नज़रें बचाते हुए लोगों की। जब मैं घर पहुँचा, और घर जाने के बाद अम्मा ने कहा कि क्या हुआ, कि बात हुई कुछ। मैंने कहा हाँ, बुलाया, ऐसा ऐसा किया। तो तुमने माफ़ी मांगी है? मैंने कहा नहीं। बोले हिम्मत नहीं हुई ना? मैंने कहा ना। बोले इस बोध को अपने अंदर रखना, ये बोध जो है, ये जो एहसास है, इसको अपने अंदर रखना, ताकि जीवन में कभी भी किसी के प्रति कभी कुछ गलत करने की सोचो, तो उससे पहले 100 बार अपने अंदर सोचना कि जो तुम कर रहे हो उससे सामने वाले को कितना कष्ट हो सकता है, सामने वाले को कितना नुकसान हो सकता है। ये अपराध बोध जो हम किसी न किसी तरह अपने बच्चों में भूलते जा रहे हैं, उनको देना, यही कारण है कि हम अपने बच्चों को, हमारा बच्चा जो है वो सब जानता है, बूझता है। आज वो उस तरह की आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले का तो बचपन है नहीं। इसीलिए बच्चा सब जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर गलत करता है, और ऐसा नहीं है, 30-40 साल पहले भी जो माँ बाप अपने बच्चों को पालते थे, कई बार अपराध बोध नहीं देते थे। यह अपराध बोध का होना, इस बोध का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा, यही अगर बोध नहीं होगा उसके अंदर, जब वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर अपराध सिर्फ, जो मैंने पिछले अपने अध्याय में भी बताया था कि अपराध सिर्फ वो नहीं होता जो गैर संवैधानिक हो, या कोई हम ये मान लें किसी की हत्या कर दी, चोरी कर ली, यही सब अपराध नहीं है। अपराध भावनात्मक भी होता है। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हम अगर हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, हमारे पास ताकत है, और हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हम किसी की रोटी छीन लेते हैं, हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, हम किसी की नौकरी खा जाते हैं, हम किसी को इस हद तक निराश कर देते हैं कि वो अपने जीवन का अंत कर बैठे, ये भी अपराध है। वो इसलिए होता है कि हम अपने बच्चों को बोध नहीं देते। उस अपराध का बोध होना जरूरी है, क्योंकि अगर अपराध बोध होगा तभी प्रायश्चित का समय मिलेगा, तभी आपके पास प्रायश्चित का एक मौका होगा, आप प्रायश्चित कर पाएंगे। तो बेहतर, प्रायश्चित करने से बेहतर है कि हम अपराध ही न करें। उस अपराध से पहले हम 10 बार सोचें कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक है, क्योंकि यही अपराध बोध हमें मनुष्य बनाता है। खाना तो जानवर भी खाता है, सुबह से शाम जीवन वो भी जीता है, बच्चे वो भी पैदा करता है, जीवन अपना पूरा जीवन वो व्यतीत कर लेता है। हम में और उसमें यही तो फर्क है कि हमारे अंदर बोध है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कम से कम उतना तो समझें। जिस दिन उतना समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हम मनुष्य बन जाते हैं। और ये मनुष्य बनाने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, आज बहुत ज़रूरी है। हम स्कूलों में कई बार स्लोगन देखते हैं कि अंग्रेजी के बड़े बड़े स्लोगन आते हैं कि भाई ऐसा नागरिक जो दुनिया को चाहिए, या ऐसा विद्यार्थी जो दुनिया को चाहिए, या जो भी है, इस तरह से जो बड़े बड़े स्लोगन आते हैं। ये छोटी छोटी बातें, उतने बड़े विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातें ही एक बच्चे को इंसान बना देती हैं। और जब वो बच्चा इंसान बन जाता है तो समाज के लिए हमेशा हितकर होता है। समाज के लिए आवश्यकता उसी की है कि हम समाज में इंसान भेजें, हम अपने बच्चे के अंदर ये बोध डालें, ये उसे बचपन से समझाएं कि गलती सिर्फ वही जो अनजाने में हो, जो जानबूझकर हो वो अपराध है। क्योंकि अपराध शब्द हमने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। हम अपने बच्चों के लिए अपराध शब्द का प्रयोग नहीं करते, जबकि अगर आप शास्त्रों में भी देख लें,
तो किसी के प्रति किया हुआ किसी भी प्रकार का अन्याय अपराध की श्रेणी में आता है। अपने बच्चों को अपराधी ना बनने दें किसी भी सूरत में। नमस्कार।